हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जागृति अवस्थी। मैंने अभी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का रिजल्ट आया है, उसमें ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। मैं यहाँ पर अपने ऑप्शनल सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपको अपने बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे दूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मैंने पहला अटेम्प्ट जॉब में रहते हुए दिया और जब प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, तो मैंने नेक्स्ट मंथ में ही जॉब से रेजिग्नेशन दे करके पूरा 1 साल तैयारी की है। ये जो आप क्लासेस देख रहे हैं, इनके अलावा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जा करके एक फ्री लाइव क्लास की सीरीज होगी, जहाँ पर हम इन अप्रोचेस और स्ट्रैटेजीज को और भी छोटे-छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप मेरा कोड JA02 यूज़ कर सकते हैं उन फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए। इसके अलावा और भी एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, मृणाल पटेल सर, प्रतीक नायक सर, आप जाकर के इनकी वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो एक पहले ओवरव्यू हो जाए कि इस पूरी स्लाइड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था और फिर मैंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी को लेकर के ये एग्जाम लिखा है। सो I will discuss why sociology as an optional. I mean, what was my reason? मैंने क्यों चूज किया? क्या चैलेंजेस आते हैं? बेसिकली क्यों चूज किया मतलब उसके क्या फायदे हैं? क्या चैलेंजेस आते हैं सोशियोलॉजी को एक ऑप्शन लेने के टाइम पे? रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? आपका स्टाइल ऑफ रीडिंग क्या हो और आंसर राइटिंग किस हिसाब से की जाए? तो एक ब्रॉड आउटलाइन हम इस पूरी सीरीज में देख लेंगे। जो भी इनपुट्स मैंने सीखे हैं, बिकॉज मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आती हूँ और एक सोशियोलॉजिकल तरह से सोचना, तो वो जो एक जर्नी रही है उसकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाई सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल। आप बहुत सारे टॉपर्स को देखेंगे, आपको सोशियोलॉजी काफी लोगों का ऑप्शनल मिल जाएगा और भी ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है इंटरेस्ट। आपको जो भी ऑप्शनल लेना है, लगभग आपको वो पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, 2 पेपर्स होंगे, आपको बार-बार रिवाइज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट होगा तो चीज़ें आपके लिए रिलेटिवली आसान होंगी। सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, बहुत जेनेरिक है। जेनेरिक से मतलब जो आस-पास आप चीज़ों को देखते हैं, सोशल अवेयरनेस, बेसिकली आपकी जो सोसाइटी को लेकर के उसकी अवेयरनेस के बारे में ये सब्जेक्ट है। सोसाइटी में हम क्या देखते हैं? हम फैमिली देखते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज देखते हैं, हम पॉवर्टी देखते हैं, सोशल इनइक्वालिटीज देखते हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है सोशियोलॉजी में। इवन ये टॉपिक्स ही होते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे चेंज हो रहा है और उससे सोसाइटी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो बेसिकली सोसाइटी के हर कॉन्स्टिट्यूएंट को, एजुकेशन को, कि एजुकेशन सोसाइटी में किस तरीके से चेंज लाती है, किस तरह से सोसाइटी में उसका इम्पोर्टेंस है। सो दैट काइंड ऑफ जेनेरिक टेंडेंसीज द सब्जेक्ट हैज, कि अगर कोई भी इसको पढ़ेगा तो वो कनेक्ट कर सकता है क्योंकि सब कुछ आसपास ही है। तो एक तो इंटरेस्ट, यदि स्पेशली अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अपने आसपास की चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो sociology can be an optional. You can, have it as your choice in mains exam. तो इंटरेस्ट को पता करने के लिए सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस के टॉपिक्स को देख लीजिए। जब मैंने इसका सिलेबस देखा तो मुझे थोड़ा सा शॉर्ट लगा था। मुझे ऐसा लगा कि काफी पॉइंट वाइज फॉर्मेट में चीजों को अच्छे से बांधा हुआ है, ये किया जा सकता है। मतलब आप बुलेट बाय बुलेट जो दिया है उसको आप कर लीजिए। तो यूपीएससी की वेबसाइट पर जा करके एक बार सिलेबस को देखिए, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको उनके बारे में पढ़ना पसंद है। इंटरेस्ट की यदि बात की जाए, ऑप्शनल को चूज करने की बात की जाए, तो ये बहुत एक पर्सनल डिसीजन है। मैं अपनी बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 साल हो, 3 साल तो 2 साल हो गए थे 2019 में जब तैयारी शुरू की, डिग्री किए हुए 2 साल से नौकरी भी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट को मैं भूल चुकी थी। तो वापस वो उतना पूरा टेक्नोलॉजिकली पढ़ना मेरे लिए, मुझे लगा कि चैलेंजिंग होगा। सो मैंने पहले तो ये डिसीजन लिया कि नॉट इलेक्ट्रिकल। सो और इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा आपका वो बेंट ऑफ माइंड वैसा हो, यू लाइक डूइंग कैलकुलेशन, आपको न्यूमेरिकल, आपका एप्टीट्यूड है, तो फिर ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके लिए सूट करते हैं।
सिमिलरली जो साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स एंड मैथ्स, केमिस्ट्री, जो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए आपका अगर इंटरेस्ट है, यू हैव एप्टीट्यूड फॉर साइंस और यू हैव एप्टीट्यूड फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट्स वे यू वांट टू स्टडी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना अच्छा लगता है, आपको न्यूमेरिकल करना अच्छा लगता है, तो फिर वो सब्जेक्ट आपके लिए है। वही वो बात आती है इंटरेस्ट पे। लेकिन यदि आप एक उस यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिवली एनालाइज करना या साइंस बेस्ड आपको उतना अच्छा नहीं लगता, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है मोर क्वालिटेटिव एनालिसिस, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आस-पास के बारे में पढ़ना, then you have to choose optional from the humanities side. And many people who come from technical backgrounds, engineers especially, you will see कि वो काफ़ी सारे humanities के ही ऑप्शन लेते हैं। तो इस तरह से इंटरेस्ट, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि आप क्या ऑप्शनल लें। आई वांट टू जस्ट ऐड हियर, क्योंकि अब डिस्कशन हो रहा है, ऑप्शनल कोई हिंड्रेंस नहीं है। हर ऑप्शनल के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे इसके फ़ायदे गिनवाऊँगी, अगली स्लाइड में नुकसान गिनवाऊँगी। जो इसके नुकसान हैं, वो दूसरों के फ़ायदे हो सकते हैं। सो हर ऑप्शन लगभग-लगभग बराबर है। चॉइस डिपेंड करती है आपके इंटरेस्ट पे, आपकी खुद की जो टेंडेंसीज़ हैं, नेचुरल एप्टीट्यूड है, उस पे। किसी भी ऑप्शनल को आप किसी से बेटर मत मानिए, किसी को किसी से कम मत मानिए। अब ऐसा लगता है कि कुछ ऑप्शनल लेकर के बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। उसका रीज़न है वो थोड़े से जेनेरिक है नेचर में, वेल डेवलप्ड है, रिसोर्स मटेरियल अच्छे से उनका मिल जाता है ईज़िली और समझने में आसान है। तो एक अगर नया सब्जेक्ट पढ़ना हो, सो दे गो बैक टू सच काइंड ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अगेन अ पर्सनल चॉइस। सो कमिंग बैक अबाउट सोशियोलॉजी एज़ एन ऑप्शनल, सिलेबस शॉर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिवली, एग्ज़ॉस्टिवली दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए एक बार जाकर के उसकी वेबसाइट पर। पास्ट ईयर परफॉर्मेंस अच्छा है। हर साल आपको सोशियोलॉजी के टॉपर्स, जो मतलब टॉप रैंकर्स हैं टॉप 10 में या टॉप 20 में, आपको सोशियोलॉजी के लोग मिलेंगे। जो अगर मार्किंग की भी बात की जाए तो इसका पास्ट ईयर में जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहा है। कहीं न कहीं 280 से लेकर के लगभग-लगभग, एंड ऑल दिस इज़ व्हेन यू आर वेल प्रिपेयर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को मिलते हैं। अगर आपकी ठीक-ठाक प्रिपरेशन, तो लगभग 280 से 310, 320 इस तरह का रेंज रहता है, जो ऑप्शनल के लिए डिसेंट है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है। अगर आप इस सब्जेक्ट को टाइम देंगे, मेहनत करेंगे, तो ये आपको आउटपुट देगा। ऐसा क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि बहुत हार्श मार्किंग नहीं है। जैसे कुछ सब्जेक्ट में क्या है, यदि आपने गलत लिखा तो वो गलत है, वो गया। अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ना पड़ेगा। सोशियोलॉजी में थोड़ा-सा क्योंकि जेनेरिक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन वुमेन एम्पावरमेंट पे आया, नहीं भी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस याद है तो कुछ तो आप लिख ही सकते हैं, इतनी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी ही। तो ऐसा करने से आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है आंसर लिखने के लिए। हार्श मार्किंग नहीं होती। नोबडी विल पेनलाइज़ यू, वेरी हार्शली। तो एक वो भी यहाँ पे है, तो कॉस्ट बेनिफिट ठीक है। आप मेहनत कीजिए, आउटपुट मिलेगा। इसके अलावा मुझे जो लगा कि जीएस टॉपिक्स में ये हेल्प करता है। एक तो सोसाइटी का टॉपिक ही है। उसके अलावा जीएस 1 में सोसाइटी के कुछ टॉपिक्स हैं। उसके अलावा हर पेपर में जब भी आप लिख रहे हैं, आप एक सोशल एंगल दे सकते हैं। हम कहते हैं ना मल्टी डायमेंशनल आंसर राइटिंग, कि उसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर तरह से हो, तो एक सोशल डायमेंशन दे दिया। तो वो एक थोड़ी-सी, हालाँकि ऐसा करने के लिए आपको सोशियोलॉजी का स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मली भी जीएस की प्रिपरेशन से ये काम कर सकते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ मदद डेफ़िनिटली मिलेगी और वो हर एक ऑप्शनल के साथ है। अगर आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो आपको जीएस 1 में ही जो ज्योग्राफी है, वहाँ आपको हेल्प मिलेगी। दूसरे लोग भी ज्योग्राफी करेंगे, मगर ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले को एक थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक एज मिल जाएगा, तो वही वाली बात है। इसके अलावा एसे में हेल्प मिलती है। ऐसे में क्योंकि कहीं न कहीं कोई ना कोई टॉपिक सोशल इश्यू पे बेस्ड होगा ज़रूर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिए, आपको सोशल इश्यूज़ वहाँ पे दिखेंगे और सोशल डायमेंशंस आप ऐड कर ही सकते हैं। सो दिस वाज़ माय रीज़न फॉर सोशियोलॉजी। माय इंटरेस्ट, नेचर ऑफ सब्जेक्ट थोड़ा जेनेरिक है, ठीक-ठाक उसमें नंबर आ जाते हैं, मेहनत अगर की जाए तो आउटपुट दे देता है, थोड़ा-सा ओवरलैप हो जाता है। सो दीज़ वर द काइंड ऑफ फैक्टर्स दैट हेल्प मी डिसाइड कि मुझे सोशियोलॉजी लेना है। जब भी आप ऑप्शनल को चूज़ करें, इन सभी पैरामीटर्स पे या कोई दूसरे पैरामीटर्स पे जाकर के एनालाइज़ कर लीजिए कि व्हाट विल वर्क फॉर यू। ऐसा करने से आप एक ऐसा ऑप्शन लेंगे जो आप एटलीस्ट कैरी ऑन कर पाएँ। सो वी मूव ऑन। चैलेंजेस।
नाउ दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल। चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको राइटिंग स्किल्स ठीक ठाक आनी चाहिए, क्योंकि सोशियोलॉजी में सब आंसर राइटिंग है। देयर इज नथिंग ऑब्जेक्टिव दैट यू कैन जस्ट गो एंड मेक अ डायग्राम और डू अ न्यूमेरिकल, नथिंग लाइक दैट। तो राइटिंग स्किल्स आपकी ठीक ठाक हों, आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हो, क्योंकि सोशियोलॉजी में क्या है, सोशल टॉपिक्स होंगे। तो आपका अगर खुद का उनसे कनेक्ट है, आप कुछ खुद के इनपुट्स दे रहे हैं, तो उससे आपका थोड़ा सा बेटर मार्किंग होगा। मैं आगे डिस्कस करूंगी कि कैसे मैंने इनपुट्स दिए थे। सो फेयर राइटिंग स्किल्स, अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग स्किल कमजोर हैं या आपको ज्यादा ऑब्जेक्टिवली लिखना पसंद है, तो फिर आप उस हिसाब से डिसीजन को लीजिए। दूसरी चीज, डिफिकल्ट टू स्कोर फिनोमिनल मार्क्स। व्हाट डू आई मीन बाय फिनोमिनल मार्क्स? आप अगर मैथ्स जैसे ऑप्शनल के अगर मार्क्स देखेंगे तो 350, 340, 330, दीज आर नॉर्मल मार्क्स फॉर देम। वो इतना टारगेट करके चलते हैं। सोशियोलॉजी में एज आई सेड 280, आई थिंक 305 के आसपास इस बार का हाईएस्ट है। सो 280 टू 310, ये डिसेंट मार्क्स की एक रेंज है सोशियोलॉजी ऑप्शनल में। आप मेहनत करेंगे तो आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। इसके बियॉन्ड जाने के लिए आपको फिनोमिनल मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा सब्जेक्ट में, तब आप जा पाएंगे। और ये मैंने ऑब्जर्व किया है। एंड आई एम अगेन स्ट्रेसिंग डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल। करते हैं लोग। 329 तक गया है सोशियोलॉजी ऑप्शनल में मार्क्स। बट जो मैंने ऑब्जर्व किया कि फिनोमिनल मार्किंग वो मैथ्स जैसे या जो फिजिक्स जैसे ऑप्शनल जहाँ पे 350 हैं, 350 है, उस हिसाब से आप यहाँ स्कोर करना मुश्किल होगा, क्योंकि सब कुछ राइटिंग स्किल बेस्ड ही है। सीम्स टू बी जीएस लाइक। व्हेन यू स्टडी सोशियोलॉजी तो आपको लगेगा ये काफी कुछ जीएस जैसा है। इवन क्वेश्चंस भी जो आएंगे पेपर में, वो लगेंगे कि ये बिल्कुल जीएस के ही क्वेश्चंस हैं। तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना होगा। कई बार आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि ये कैसा सब्जेक्ट है, ये तो वही वही बातें हो रही हैं जो हम पढ़ते रहते हैं। बस थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव आ रहा है। तो और आंसर राइटिंग के टाइम पे भी आप जीएस लाइक आंसर्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वो उसमें उतने अच्छे नंबर नहीं आते। इस तरीके के कुछ चैलेंजेस हैं सोशियोलॉजी के साथ। आई थिंक वो हर ऑप्शनल के साथ होते हैं। जैसे मैथ्स के साथ एडवांटेज हो गया कि बहुत फिनोमिनल मार्क्स आते हैं, तो डिसएडवांटेज ये है कि भाई टाइम भी देना पड़ता है, उस हिसाब से वो मेहनत भी मांगता है। यहाँ पर है कि नंबर ठीक ठाक आते हैं, मेहनत भी अगर आप जितनी करोगे तो आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो फिर ये वाले कुछ इश्यूज हैं। सो टेक अ बैलेंस्ड डिसीजन। मैंने आपको एडवांटेजेस बता दिए, डिसएडवांटेजेस बता दिए। डिसीजन शुड बी योर ओन। सो वील मूव ऑन। रिसोर्सेस, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेस लेकर के चलें। एक चीज याद रखिएगा, यू आर हियर टू क्लियर द एग्जाम विथ सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल। यू आर नॉट हियर टू बिकम ए सोशियोलॉजिस्ट। कई बार हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बिल्कुल बीए मटेरियल, एमए मटेरियल, एडवांस बुक्स, और पता नहीं क्या क्या पढ़ते जाएंगे। अल्टीमेटली आपको जब एग्जाम में आप जाओगे, आपके पास जो आंसर शीट आएगी, तो 10 मार्कर के लिए 2 पेपर होंगे, 2 पेज होंगे आगे पीछे। आई मीन 1 लीफलेट। और जो आपके 250 मार्कर है, 20 मार्कर है, 250 वर्ड्स हैं, 20 मार्कर हैं, उसके लिए आपको मिलेंगे 3 पेजेस। कितना भी पढ़ के जाएं, लिखना आपको वहां पे उतने में ही है। सो कीप योर रिसोर्सेस लिमिटेड। डोंट ट्राई टू बिकम अ सोशियोलॉजिस्ट योरसेल्फ। कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस कवर करना है, मगर वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से करिए। फिर से एक बार क्लैरिफिकेशन ये है कि पढ़ना बहुत अच्छी चीज है। जितना डीप, जितना वास्ट आपका नॉलेज होगा, उतनी अच्छी बात है। जरूर पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। लेकिन एग्जाम ओरिएंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो मैं बता रही हूँ, मैंने वो फॉलो किया और मुझे लगता है दिस हैज वर्क फॉर मी। सो डू रीड सोशियोलॉजी, डू रीड मेनी रिसोर्सेज, बट जब एग्जाम की बात आए तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना है। तो मैंने लिमिटेड रिसोर्सेस लिए, उनके बारे में यहाँ पे बता देती हूँ। नितिन सांगवान सर की बुक है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी करके, मार्केट में अवेलेबल है। वो मेरा बेस मटेरियल था। मैंने बिल्कुल उस बुक को ही अपना एक क्या कहना चाहिए, ब्रॉड फ्रेमवर्क बना लिया। टॉपिक वाइज हर चीज उन्होंने डिस्कस की हुई है। सो दिस वाज माय बेस मटेरियल। बेस मटेरियल का मतलब होता है कि जो मैं हमेशा पढ़ूंगी, मैं पहले इसी से पढ़ती थी। अब इसमें पढ़ेंगे तो आपको अभी मैं आगे जो रिसोर्सेज बताऊंगी वहां से इनपुट्स मिलेंगे। तो इनपुट्स के लिए मैंने क्या किया हुआ था, मैंने बुक्स में बहुत सारे ब्लैंक पेजेस बीच बीच में अटैच किए हुए थे, जहां पर जा करके
मैं एडिशंस करती थी, मुझे कोई चीज़ ऐड करनी है। क्योंकि देखिए एक बुक में पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर देना, हर टॉपिक कवर कर देना इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड इसलिए सर ने जो कोशिश की है उन्होंने हर चीज़ को एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू लेने की कोशिश की है। कहीं-कहीं आपको कंटेंट थोड़ा-सा कम लगेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ आप ये जो आगे के रिसोर्सेज़ हैं, इनको देखिए और फिर आप इनसे उनमें एडिशंस कर लीजिए। दिस शुड बी योर अप्रोच ऑफ स्टडिंग। तो नितिन सांगवान सर की बुक पढ़ ली। जहाँ कहीं भी इस बुक में कंसेप्ट समझ में नहीं आया, स्पेशली थिंकर्स वाले पोर्शन में, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, वहाँ मैं यूट्यूब पर जाकर के वीडियोस देख लेती थी। सपोज मुझे डर्कहाइम का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, डिवीजन ऑफ लेबर, आप यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो डर्कहाइम्स डिवीजन ऑफ लेबर सोशियोलॉजी यूपीएससी, ऐसा कुछ करके कर दीजिए। कुछ वीडियोस आएंगे, उनमें से जो आपको सही लगे, जो आपके टेस्ट को सूट करे, उसको पढ़ के समझना है। ये समझना है कि आखिर एग्जैक्ट कंसेप्ट है क्या। इसके अलावा यहाँ पे ऐड नहीं किया है मैंने एक चीज और, थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस बुक का। उसके लिए मैंने क्या किया था, एक तो ये यूट्यूब के वीडियोस अंडरस्टैंडिंग के लिए, साथ ही अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए इग्नू, आई थिंक दिस इज द स्पेलिंग, इग्नू, हाँ, इग्नू का जो बीए का मटेरियल है, ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये जो बीए का इसमें मटेरियल है, उसको मैंने रेफर किया सिर्फ थिंकर्स के पोर्शन के लिए। अगेन आई डिड नॉट मेक एनी कि उसमें से लिख कर पूरे पूरे नोट्स बना दीजिए, नहीं, सिर्फ समझना है। फिर जब आपने समझ लिया, ये मैं थिंकर्स को अभी भी स्ट्रेस दे रही हूँ, जब आपने ये यूट्यूब के वीडियोस देख लिए, इग्नू से पढ़ लिया, और आप सांगवान सर की बुक को पहले ही पढ़ चुके होंगे क्योंकि वो आपका पहला मटेरियल था, जो भी एडिशनल पॉइंट्स मिले, जो ऐसा लगे कि इसमें नहीं है, तो वो जो ब्लैंक पेज लगाए थे उसमें जाके बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट फॉर्मेट में ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब एक जगह इकट्ठे होते रहेंगे। इस रिसोर्स के बाद मैंने तुषारांशु शर्मा सर के जो नोट्स हैं, सर का भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, सर ने वो नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर किए हुए हैं, ओपनली इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वहां से आप देखिए। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं। सर ने अलग अलग जो बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, हरलम बॉस है, इन सब जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको सर ने अच्छे से कंपाइल किया हुआ है। तो इन नोट्स में से मैंने, फिर ये नोट्स भी काफी एग्जॉस्टिव है, मतलब ये नोट्स तो दे आर क्वाइट इन डेप्थ, तो मैंने इसमें से बहुत सिलेक्टिवली पढ़ा। मैंने इसमें से क्या पढ़ा था, पेपर 1 में थिंकर्स का क्रिटिसिज्म, मैं बिल्कुल आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि मैंने क्या पढ़ा, क्योंकि जब आप ये नोट्स देखेंगे तो वो काफी इन डेप्थ नोट्स हैं, काफी डिटेल्ड नोट्स हैं, तो आपको मालूम हो कि आपको क्या रेफर करना है। सो मैंने तुषारांशु शर्मा सर के नोट्स से पेपर 1 के थिंकर्स का क्रिटिसिज्म किया था, और ये क्रिटिसिज्म के मेन जो पॉइंट्स निकल के आते थे, जो मुझे इस बुक में नहीं मिलते थे, उनको मैं जाकर के उन ब्लैंक पेजेस पे ऐड कर देती थी। पेपर 1 में ये किया, और पेपर 2 में लास्ट के 3 टॉपिक जो हैं सिलेबस के, वो कंप्लीट किए थे। जो भी तुषारांशु शर्मा सर के नोट्स में आपने जो पोर्शन लिया था, मैं आपको बता रही थी कि मैंने पेपर 2 में लास्ट के 3 टॉपिक्स को मैंने यहाँ से कवर किया था। तो जो कुछ भी मुझे एडिशनल पॉइंट्स मिले, ये 3 टॉपिक्स आप देखोगे तो काफी कॉन्टेक्सचुअल वाले हैं, जो करंट अफेयर और डायनामिक पोर्शन से लिंक्ड है। सोशल इश्यूज बेसिकली जो कॉन्टेक्सचुअल होते हैं उस पे बेस्ड है। ये जो लास्ट 3 टॉपिक हैं, फिर जा करके जो यहाँ ब्लैंक पेजेस थे वहां पे ऐड कर लिया। तो बेसिकली मैं ये जो भी कर रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, इसमें से कंटेंट निकालती हूँ और यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, ताकि मुझे एक ही जगह से रिविजन्स करने पड़े जब मैं फाइनली अपनी तैयारी कर रही हूँ। इन चीजों के अलावा मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी किए थे। आप एटलीस्ट 6 इयर्स के कर लीजिए। आप सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स ले सकते हैं, जो भी पब्लिकेशन के आपको अच्छे लगे, अवेलेबल जो भी अच्छे से हों, उनको आप देख लीजिए। तो 6 साल के मैंने लिए, उनको एज अ टेक्स्ट बुक ही पढ़ा कि क्या पूछा जाता है, क्या पैटर्न है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आइडिया देते हैं कि आखिर पूछा क्या जाएगा, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। जब आपको ये समझ में आएगा कि क्या पूछा जाता है, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट
6 इयर्स के क्वेश्चंस प्लीज आप उनको कंप्लीट करिए। यदि आप पिछले 6 साल के क्वेश्चंस को कर लेंगे और आपको आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर आप आगे चल के ये अच्छे से कर सकते हैं। आप एक मैपिंग बिठा लेंगे और जो भी इन क्वेश्चन पेपर्स से एडिशनल मिले, क्योंकि सॉल्व्ड है, मैं कह रही हूँ आप सॉल्व लीजिए ताकि कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिल जाए, उसको अगेन जा करके यहाँ पे ऐड कर दिया। सो बेसिकली दिस बुक इज गेटिंग रेडी एज योर कंसोलिडेटेड मटेरियल। जब आप इस तरह से पढ़ लें तो टेस्ट सीरीज, एक कोई प्रोफेशनल टेस्ट सीरीज ले लीजिए, डोंट रन बिहाइंड मल्टीपल। आई टुक जस्ट वन, यू कैन ऑल्सो टेक। और उसमें जो फीडबैक मिलेगा उससे आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ कमी है, राइटिंग स्किल में कहाँ वीक पोर्शन है। फिर वही अगेन जो भी इनपुट्स मिले यहाँ पर ऐड करते गए, सो ये जो मटेरियल पूरा कंसोलिडेट हो जाए। ठीक, इतना कर लेंगे, मेरे हिसाब से सोशियोलॉजी आपका पूरा तैयार है। मैंने लिटरली सिर्फ यही रिसोर्सेस रेफर किए हैं। आई टुक अ कोचिंग एंड इट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। सो वहां से फिर मैंने अपने ये वाले खुद रिसोर्सेस पॉइंट आउट किए। ये ज़्यादा यूज़फुल हैं, ये आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कोर्स भी कवर करा देते हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से ओरिएंटेड रखते हैं और ये कभी आपको दे वोंट अलाउ यू टू स्ट्रेच टू थिन। अ वर्ड ऑफ कॉशन हियर, मैं स्लाइड्स पे डालना भूल गई। मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स बोली जाती हैं, ये हरलम्बोस, हॉर्लॉन, रिट्ज़र, मैंने कभी नहीं पढ़ी। आई डोंट नो हाउ दे लुक, आई डोंट नो उनके अंदर का कंटेंट क्या है। ना पेपर 1 में, ना पेपर 2 में। पढ़नी चाहिए डेफिनिटली, अगर आपके पास टाइम है, यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर पढ़िए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं पढ़ी थी और मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ कमी रह गई हो मेरी तैयारी में। मुझे एब्सोल्युटली ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। मेरे लिए ये रिसोर्सेज़ सफिशिएंट थे और आप भी एक बार इनको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। मेरे हिसाब से दे कैन वर्क वेल। But once again, if you have interest, you can always read, standard books. You can always explore resources. So that is another issue. I'm just here to share my, strategy. Style of reading. जब आप पढ़ेंगे तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच रखनी है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच मतलब फंक्शनल पर्सपेक्टिव, क्रिटिकल स्कूल या जो उसका कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है मार्क्स का, फिर वेबेरियन पर्सपेक्टिव, पार्सोनियन पर्सपेक्टिव, मर्टोनियन पर्सपेक्टिव, उस तरीके से पढ़ना है। अपना ओपिनियन नहीं बनाना कि हम क्या सोचते हैं। हमेशा सोचिए कि थिंकर्स क्या सोचते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ें, अगर पॉवर्टी पढ़ रहे हैं, डर्कहाइम क्या सोचते हैं, मार्क्स क्या सोचते हैं, वेबर क्या सोचते हैं, उस हिसाब से पढ़िए ताकि आपका जो पूरा रीडिंग है वो उसी तरह से हो जो एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट से डिमांड किया जाए। पॉइंट वाइज अंडरस्टैंडिंग, मैंने अपने पूरे आंसर्स जो लिखे थे, जो नोट्स बनाए थे, सब कुछ पॉइंट वाइज था। पॉइंट वाइज मतलब कैसे, अगर 4 थिंकर्स हैं तो मैं उनको 4 पॉइंट्स में लिखूंगी, अगर उन थिंकर्स में सब पॉइंट्स हैं मैं उनको सब पॉइंट्स बना दूंगी। तो इस तरीके से मतलब बिल्कुल पॉइंट वाइज नीट क्लीन फॉर्मेटिंग में उसको पढ़िए। कोशिश करिए कि जो भी कंसेप्ट है, जो देखने में हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट लगे, जब आप पढ़ेंगे, जैसे फंक्शनलिज्म पढ़ेंगे, तो उसमें जो थ्योरी है वो तो पूरी मतलब एक कंसेप्ट है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा। उसको भी एक फ्लो डायग्राम उसमें एक साइंटिफिक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट में वैसा आप देख लीजिए, तो आपको पॉइंट वाइज अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। सब्जेक्ट में हेल्प करती है रिमेम्बर करने के लिए लंबे टाइम के लिए। नाउ कीवर्ड एनालिसिस, सोशियोलॉजी में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो सोशियोलॉजिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डर्कहाइम की बात की जाए तो डिवीजन ऑफ लेबर, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मार्क्स की बात की जाए तो एलियनेशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्लास रिलेशन, ऐसे वर्ड्स। अब वेबर की बात की जाए तो ब्यूरोक्रेसी, देन सोशल एक्शन। सो ये जो कीवर्ड हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाउ मतलब जैसे मैंने कहा ना, जीएस जैसा लगता है, तो आप जीएस के क्वेश्चन को और एक सोशियोलॉजी के क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आप डिफरेंशिएट करेंगे अपने कीवर्ड से। सो कीवर्ड पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इस तरह के कीवर्ड को आप चाहें तो हाईलाइट कर लीजिए किसी डिफरेंट कलर के पेन से। सर की जो मैंने बुक बताई थी उसमें आपको अलग अलग कीवर्ड आते रहेंगे, उसको हाईलाइट करते जाइए। टेक एन ऑरेंज हाईलाइटर, बाकी के लिए ग्रीन येलो जो भी, उसके लिए एक ऑरेंज ले लीजिए और उसको बिल्कुल क्लैरिटी से समझना है। कीवर्ड समझ लिए तो ऑलमोस्ट सोशियोलॉजी समझ लिया, क्योंकि बाकी सब तो जेनेरिक है। सो कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा।
एप्लीकेशन इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। जब भी कोई थ्योरी पढ़ें, जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ें, जैसे डर्कहाइम का फंक्शनलिज्म पढ़ा, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पढ़ी, तो उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई किया जाए, आज वो कैसे अप्लाई होगा। एलियनेशन की बात करता है मार्क्स, आज हम कैसे अप्लाई करें। इससे क्या होता है, एक तो अंडरस्टैंडिंग, और जब क्वेश्चंस आजकल डायनामिक पूछे जाते हैं कि इसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करिए, तो आपके लिए आसान होगा थ्योरी को अप्लाई करना। 1 पेज नोट्स, जब मैं ये पूरा पढ़ चुकी थी और फाइनली मतलब प्री और आई थिंक मेंस के 2 महीने पहले, मेंस का एग्जाम होना था, उसके 2 महीने पहले मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अब 1 पेज के नोट्स बना लिए। ये पहले से क्यों नहीं बनाए, क्योंकि 1 पेज पहले से बनाऊंगी, अभी पढ़ा नहीं है तो हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी, आई विल राइट एवरीथिंग। अब मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ वो चीजें लिखूंगी, पहली जो मैं भूल रही हूँ और दूसरी जो की है, कि अगर कोई आंसर आया तो इसमें ये वर्ड तो छूटने ही नहीं चाहिए, उस तरीके के नोट्स मैं बना लूंगी। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हर टॉपिक के लिए नोट्स नहीं बनाने हैं कि आप हर टॉपिक के लिए बनाते रहें, कुछ चीजें बुक में बहुत अच्छे से दी हुई हैं, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको आप ज्यादा उनके पीछे डोंट रन बिहाइंड देम। बाकी जो आपके नोट्स हैं, जैसे कहीं कहीं पे क्या लगेगा कि अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है किताब में कंटेंट, जैसे एक जो ट्राइबल वाला जो चैप्टर है, उसमें आपको ये कंटेंट में थोड़ा सा इशू होगा कि वो कहना क्या चाहते हैं, कहीं एक बात की फिर वो बात दूसरी कहीं की, मतलब जहां कहीं भी ऐसा लगे कि थोड़ा सा हैफिजर्ड है, वहां पे नोट्स बना लीजिए ताकि आप प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकें, लंबे समय तक याद रख सकें। हर टॉपिक के लिए नहीं बनाना है। वो जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है, सांगवान सर की बुक, और उसमें जो इनपुट्स गए हैं जितने भी ब्लैंक पेजेस पे, वहां जहां कहीं भी ज्यादा कंफ्यूजन हो, ज्यादा स्ट्रेस हो, 1 पेज के नोट्स बना लिए। कब बनाने हैं, बिल्कुल जब पढ़ चुके हो पूरा सब्जेक्ट तब बनाइएगा, वरना वो नोट्स भी 1 पेज के बनेंगे नहीं, वो लंबे हो जाएंगे। दिस शुड बी योर स्टाइल ऑफ रीडिंग। सो मूविंग ऑन, आंसर राइटिंग। When you are writing answers for sociology, write thinkers oriented answers. मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन आया, सपोज इस बार आया था माल न्यूट्रिशन पे, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन पे आया था क्वेश्चन सोशियोलॉजी 2020 पेपर में, they are not asking कि what do you think about malnutrition, they are asking what do thinkers think about malnutrition. thinkers क्या सोचते थे, उनका क्या ओपिनियन था। तो ये बिल्कुल आपका नहीं पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से आंसर राइटिंग करिएगा ताकि आपके आंसर्स जीएस जैसे ना लगने लगे। फिर कैसे थिंकर्स इन फेवर एंड अगेंस्ट। सोशियोलॉजी में क्या होता है, कुछ थिंकर्स होंगे जो बोलेंगे कि ये अच्छा है, इस किसी के फेवर में बोलेंगे, दूसरे जो थिंकर्स उसको काउंटर करेंगे। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर पे डर्कहाइम बोलते हैं कि इट इज गुड, लोगों में काम डिवाइड होगा, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट बनेंगे, तो फिर सॉलिडारिटी बढ़ेगी, भाई इंटरडिपेंडेंट है तो एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, यूनिटी में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। सिमिलरली मार्क्स बोलता है नहीं नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर तो कैपिटलिज्म का एक आउटकम है, उससे लोगों में कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। यानी कोई भी टॉपिक हो, उसमें कुछ थिंकर्स होंगे जो एक पर्टिकुलर अप्रोच लेंगे और दूसरे उसको क्रिटिसाइज करेंगे। सो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, थिंकर्स इन फेवर, थिंकर्स इन अगेंस्ट। क्वेश्चन सपोज अगर किसी एक पर्टिकुलर थिंकर पे आया, सपोज मार्क्स पे आया, तो मार्क्स के बारे में तो लिखना ही है, साथ में उसके क्रिटिसिज्म के बारे में भी लिखना है। क्या है, आपको बैलेंस बना के चलना है अपने आंसर में। आपकी कोई सोशियोलॉजिकल आइडियोलॉजी तो नहीं है, आप एक सोशियोलॉजी के यहाँ पे एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट हैं, तो इस तरीके से यदि सोचेंगे तो आप एक अच्छा ओपिनियन लेकर के चल सकते हैं। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है क्रिटिकली एग्जामिन, तो क्रिटिसिज्म वैसे ही आ गया। कई बार नहीं भी होता है तो भी क्रिटिसिज्म लिख दीजिए, अगर 1-2 पॉइंट में चला जाए तो लिख देने में कोई बुराई नहीं है। मैंने अगर अपनी आंसर की मैं बात करूं, मैं आई थिंक आई विल शेयर इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, माय आंसर शीट्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो उनकी अगर मैं बात करूं तो मैं थिंकर्स इन फेवर एंड अगेंस्ट लिखती थी। सपोज क्वेश्चन आया कि मैं एक्सप्लेन कर दूं डर्कहाइम का जो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन है, तो वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगी ही, मैं साथ में उसका क्रिटिसिज्म भी लिखूंगी। 3-4 क्रिटिसिज्म में थिंकर्स लिख दिए। एक चीज और, बहुत ज्यादा ग्लैमरस दिखाने के लिए अपने आंसर को ऐसे थिंकर्स के पीछे मत जाइए जो बिल्कुल अनकन्वेंशनल हो। जो फेमस थिंकर्स हैं, जो ब्रॉडली पढ़े जाते हैं, उन्हीं पे स्टिक करिए। 6 तो आपके सिलेबस में ही है पेपर 1 में, उसके अलावा कुछ कुछ बीच में आते रहेंगे, डेविस एंड मोर आएंगे,
आपको धीरे धीरे जो जैसे जैसे ये बढ़ेगी आगे आपकी स्टडी एजुकेशन में, जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ थिंकर्स आएंगे। अब इस समय मेरे लिए रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनवरी में पढ़ा था मेंस के लिए, तो अभी गैप हो गया है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, एजुकेशन वगैरह में सब में नए नए थिंकर्स आते रहेंगे। तो जो बेसिक थिंकर्स हैं, जो ब्रॉडली पढ़े जाते हैं, उनको आप कर लीजिए। बाकी बिल्कुल छोटे-छोटे से जो थिंकर्स हैं, उनके पीछे भागना नहीं है कि ये भी थिंकर, ये भी थिंकर, ये भी थिंकर, नहीं। इसीलिए जो रिसोर्सेस मैंने बताए वो लिमिटेड हैं, उनमें ज़्यादातर जो थिंकर्स हैं वो वही हैं जो ब्रॉडली पढ़े जाते हैं। सो आप उनमें से ये थिंकर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा कि हमें यहाँ पे कोई साइट्स नहीं लेना सोशियोलॉजी में, तो सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन का तरीका होता है आंसर राइटिंग में कि आप या तो डेफिनिशन दे दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई कीवर्ड होगा क्वेश्चन में। सपोज क्वेश्चन पेट्रियार्की पे है, तो पेट्रियार्की कीवर्ड है, उसकी डेफिनेशन दे दी। अब डेफिनेशन कौन सी, या तो कोई स्टैंडर्ड थिंकर्स वगैरह डेफिनेशन दी हो तो वो दे दी, नहीं तो कोई जनरल डेफिनेशन दे दी दैट पेट्रियार्की इज अ सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस व्हिच सिस्टेमिकली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। इस तरह का कुछ लिख दिया और वहां से अपना आंसर चालू किया। स्टैटिस्टिकल भी कर सकते हैं, आप कोई डेटा दे सकते हैं अपने आंसर के स्टार्टिंग में, जस्ट टू मेक योर पॉइंट। वहां पे आप एक अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दें टॉपिक से। जैसे माल न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन था 2020 में, तो आप अब माल न्यूट्रिशन को डिफाइन करने से ज्यादा अच्छा है कि कुछ डेटा दे दिया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कोई डेटा दे दिया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। So, ऐसा कुछ इंट्रो दे सकते हो आप। डेफिनेशन वही कुछ बेसिक, अगर रिलीजन है तो आप डरखाइम की डेफिनेशन दे दीजिए, अगर सुइसाइड है तो डरखाइम की डेफिनेशन चली जाएगी, हालांकि उन्हीं ने केवल उसमें काम किया है। तो इस तरह से आप कीवर्ड को डिफाइन करके डेफिनेशन दे करके अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम कर सकते हैं। तो जस्ट डिफाइन द कीवर्ड इन योर इंट्रोडक्शन एंड देन यू कैन ऑल्सो गिव डेटा। अगर ऐसा है जहां कीवर्ड मिल ही नहीं रहा, बहुत जेनेरिक है, तो क्या करना है, कोई डेटा दे दीजिए। डेटा का सोर्स अच्छा हो, स्टैंडर्ड सोर्सेस हो, यूएन का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट हो, तो जो स्टैंडर्ड डेटा है वो सब हो। कोई ऐसे छोटे मोटे एनजीओ के डेटा मत लिखिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के डेटा आप लिख सकते हैं। जैसे अगर विमेन, वायलेंस अगेंस्ट विमेन पे आ गया क्वेश्चन, तब उसमें क्या वायलेंस, ना तो वायलेंस डिफाइन कर सकते हैं ना विमेन डिफाइन कर सकते हैं, तो वहां पे स्टैटिस्टिक अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, क्राइम अगेंस्ट विमेन दिस जो भी डेटा रेलिवेंट है, ये डेटा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये जीएस की तैयारी में मिल जाएंगे। तो एक शीट बना लीजिएगा, वो मैं डिस्कस करती हूँ। तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, आपको बॉडी समझ में आई, थिंकर्स इन फेवर्स एंड थिंकर्स इन अगेंस्ट। एक यहाँ पे की पॉइंट जो रह गया मैं कवर कर दूं, डेटा का। डेटा ये जो इसके इंट्रोडक्शन के लिए है, ये आप जीएस के पेपर्स के लिए भी लिखेंगे। हम अभी इसी सीरीज में एक नेक्स्ट वीडियो आंसर राइटिंग पे आएगा, मैं वहां पे आपको बताऊंगी कि आपको डेटा कैसे कंपाइल करना है, आपको डेटा कैसे प्लान करना है। सो वो डेटा आप उठा करके यहाँ यूज कर लीजिएगा, वो आगे आएगा। अभी आई एम स्टिकिंग टू सोशियोलॉजी। इसके अलावा बैलेंस कंक्लूजन। इन योर कंक्लूजन यू शुड नॉट बी taking any sides कि this thinker is very good, this thinker is not good, और if you are criticizing a concept of say Marx, तो आप या तो ये लिखें कि despite criticism Marxian concepts holds true and it has stood the test of time or something like that। अगर बहुत ही कुछ यूनिवर्सल सा फैक्ट है तो ठीक है, जैसे अगर ये कहना कि मार्क्स ने कहा था कम्युनिज्म होगा, रिवॉल्यूशन होगा, दुनिया में पूरे में कम्युनिज्म ही होगा, तो डेफिनेटली दैट हैज फेल्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर वो क्रिटिसिज्म पे, तो आप लिख सकते हैं कि although a few communist governments survive, the Marxian idea of communism that he promised will come in future is still it has failed the test of time। जो यूनिवर्सल है, जो सबको मालूम है, तो ठीक है लिख दिया, नहीं तो एक बैलेंस कंक्लूजन, जैसे कि दिस इज अ, अच्छा, कहीं कहीं पे बैलेंस कंक्लूजन कैसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप गलत चीज को सपोर्ट कर दें, क्योंकि सोशियोलॉजी में आप भले ही सोशल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, ये पेपर आप एक यूपीएससी के कैंडिडेट की तरह लिखते हैं। सपोज पेट्रियार्की पे क्वेश्चन आया, तो आप लिख सकते हो कि पेट्रियार्की में कंक्लूजन में कि पेट्रियार्की रिमेन्स अ डायनामिक इवॉल्विंग कंसेप्ट, इट इज चेंजिंग इट्स फॉर्म, सर्टेनली इट हैज इट हैज become less what do we say, it has become less manifest and less observable directly in the, however the same thing, that has become less in its manifest form, but latently it does survive in various institutions as mentioned in the question above। मतलब
कुछ बैलेंस सा हो, कुछ डायनामिक सा, आप वहाँ पे ये दिखा दें कि आप साइड्स नहीं ले रहे, आप कुछ फैक्ट स्टेट कर रहे हो या आप कोई बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। थिंकर्स का साइड मत लीजिएगा। देन नॉवेल्टी थ्रू एग्जाम्पल्स। अब ये जो सारी चीजें हैं, एवरीबडी विल डू इट। हाउ इज योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आंसर? नॉवेल्टी यू कैन क्रिएट विद योर ओन एग्जाम्पल्स। ये कैसे आएगा? मैंने कहा जब आप पढ़ें तो अप्लाई करते जाइएगा थ्योरी। अब एग्जाम्पल मतलब ये नहीं कि हर स्टेटमेंट के नीचे एग्जाम्पल, पूरे क्वेश्चन में 1 या 2 एग्जाम्पल दिए हैं, सफिशिएंट है। एग्जाम्पल 1 लाइन का होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण ही दे देती हूँ। एलियनेशन का कंसेप्ट है मार्क्स का, कि जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनके लिए, कि जब आप किसी काम के करते हैं और यदि आपका उस पे कंट्रोल नहीं है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप एलियनेटेड फील करते हैं। आप उससे अटैच फील नहीं करते, आप उससे डिटैच हो जाएंगे, आप अपने सेल्फ से डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, आप जाते हैं काम करते हैं। बेसिकली आप एलियनेशन का एक डिसएंचेंटमेंट फ्रॉम एवरीथिंग। तो मैंने ठीक है, ये मार्क्स बात करते हैं। फिर क्रिटिसिज्म की बात आती है, तो मुझे याद नहीं आ रहा नाम क्या था, तो वो कहते हैं कि ऐसे एलियनेशन जो मार्क्स कह रहे हैं उसका एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि ऐसे एलियनेशन से इनोवेशन भी निकल के आती है। तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि महेंद्र सिंह धोनी, एन एस क्रिकेटर, ही वाज एलियनेटेड फ्रॉम हिज रेलवेज जॉब, so he left his job, became a superstar cricketer. Had he not been alienated, he would not have innovated. तो दिस इज एन एग्जाम्पल। तो इस तरह के जनरल एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल पढ़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डेली लाइफ में मिल जाएंगे। सो दिस विल क्रिएट नॉवेल्टी इन योर आंसर। पेट्रियार्की की बात की जाए तो जैसे मैं लिख देती थी कि women are in all countries and in all religions rather, मतलब I'm not saying all, most, I should correct myself here, in most countries and most religions women are expected to change their surnames, women are expected to leave their parental house after marriage. मैट्रिलिनियल कल्चर्स, मैट्रियार्कल कल्चर्स हैं, इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं। मैं बोल रही हूँ मोस्ट ऑफ द कल्चर्स, ठीक है। तो वो क्या है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैट्रियार्की। सो ये कहीं किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो हमको आसपास दिखता है। वो सारी चीजें आप एग्जाम्पल्स में डाल सकते हैं। सो दिस वाज माय सोशियोलॉजी का स्ट्रैटेजी, और ब्रॉडली मैंने काफी सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। आई होप ये आपको हेल्प करेगी। बाकी यदि आपको कुछ कमेंट्स हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ और चीज़ों को कवर करूं, तो आप कमेंट ड्रॉप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। हम उनको देखे करके जो भी हमें लगेगा क्लब करके, जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा जो लाइव क्लासेस होंगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस हैं, हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। वहाँ पे आप फिर डाउट सेशन टाइप का भी रख लेंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड लीव योर कमेंट्स इफ यू हैव एनी थिंग और एनी सजेशन। अगर कोई सजेशन भी है तो आप वो भी छोड़ सकते हैं। और आई होप ये आपको कुछ हेल्प करे, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आपकी तैयारी में कुछ इनपुट्स दे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।